जय हिंद दोस्तों। तो आज हम साइंस की अपनी सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुल 25 क्वेश्चंस को। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स को लेकर बहुत ही हेल्पफुल होंगे। एग्जाम्स जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, चाहे दोनों लेवल के एग्जाम हो, ग्रेजुएट लेवल के या 12th लेवल के। आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो है, आरपीएफ का एग्ज़ाम है, उसके साथ साथ बात करें एएलपी, टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3। मेजर फोकस जो रहेगा वो आरआरबी एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। बाकी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस से, तो आप इसको आराम से कैटर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इनका ज़रूर से ज़रूर यूज़ में लें और खुद के नोट्स तैयार करें। यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। भारत में स्टील प्रोडक्शन के लिए स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री को किन चीज़ों की इंपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके चार ऑप्शन है, साल्ट पीटर, ठीक है, रॉक फॉस्फेट है, कोकिंग कोल है, उसके बाद ऑल ऑफ द अबव है। इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो कोकिंग कोल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर है। ठीक है। बात करें सॉल्ट पीटर की, तो इसकी जो ज़रूरत पड़ती है वो फायरवर्क्स इंडस्ट्री में पड़ती है, रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने में पड़ती है। और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो इसकी भी ज़रूरत जो है आपकी फर्टिलाइज़र बनाने में पड़ती है। सॉल्ट पीटर की भी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से आप इनके बारे में भी डिटेल्स याद कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे स्टील प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट किस में होती है, मतलब ये किस चीज़ की इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, तो कोकिंग कोल की होती है। स्टील प्रोडक्शन का जब यहाँ पे आया है पॉइंट, तो आप ये भी याद रखें कि सबसे पहले स्टील प्रोडक्शन के ऊपर में कब सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। ये जीके का भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसका जो सबसे पहले फोकस गया था वो आपका जो सेकेंड ईयर प्लान आया था हमारा 5 साल का, जो कि 1956 से 61 के बीच में आता है। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया था, तो ये 1956 टू 61 के बीच में आया था। तो इस टाइम पर आपका जो स्टील प्रोडक्शन है इसके ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया था। बात यहाँ पर कोल की हो रही है, तो कोल के बारे में भी कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जो आपके रॉक्स होते हैं वो 3 टाइप्स के रॉक होते हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी जो ये कोल है ये ऑब्टेन किया जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से आपका कोल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। और जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। और कोल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है, तो धनबाद को बोला जाता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। और टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो 4 टाइप्स के आपके कोल हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है एंथ्रासाइट, फिर बाइटुमिनस और तीसरा लिग्नाइट है और चौथा पीट है। जो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है और जो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोल होता है वो कौन होता है, पीट होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एंथ्रासाइट के बारे में क्या याद रखना है आपको, तो एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी कोल होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की कंटेंट सबसे ज़्यादा होती है, याद रखेंगे आप। और जो ये अच्छा क्वालिटी का कोल है तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पे, यानी हल्के से टेम्परेचर पे ये फायर कैच कर लेता है। जबकि जो वर्स्ट क्वालिटी का कोल है जो कि पीट है, उसमें आपका कार्बन कंटेंट काफ़ी लो होता है, दैट्स वाई इट इज़ वर्स्ट क्वालिटी कोल। और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, यानी इसको काफ़ी गर्म करना पड़ता है जलाने के लिए। मॉइस्चर कंटेंट भी इसके अंदर ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली तभी इसमें इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और जो एंथ्रासाइट है उसके अंदर मॉइस्चर आपका कम होता है, ठीक है। बाइटुमिनस के बारे में बात से ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में आते हैं सारे। सॉफ्ट कोल के नाम से भी इसको जानते हैं बाइटुमिनस को। लिग्नाइट की बात करें तो इसको आप ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं। और एंथ्रासाइट है ये हार्ड कोल के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो सभी के पीछे लॉजिक है, आप इनको दिमाग में रख सकते हैं। ये कोल के बारे में इतनी सारी जानकारी हमने रखी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट जो कि आप जानती होंगे एक तरह का एक्सप्लोजिव है, इसमें आपका किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो सही आंसर इसका होगा ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। क्या आंसर है इसका, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आप दिमाग में रखेंगे। इसको हम नाइट्रोग्लाइसरीन के नाम से भी जानते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट आपका सही आंसर है, ठीक है। डायनामाइट की खोज की बात करें तो किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये वही वो शख्स हैं जिनके नाम पे आज के टाइम पे नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो आप जानते ही होंगे अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामिक की खोज करता है। अब यहाँ पर एक्सप्लोजिव की बात की जा रही है तो आरडीएक्स भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जिसका फुल फॉर्म आप दिमाग में रख सकते हैं। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। याद रखेंगे आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ये सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका भी फुल फॉर्म क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्लैंड दैट इंस्पायर्स ह्यूमंस टू फाइट फियर एंड फ्ली। 3 एफ है आपके इन क्राइसिस सिचुएशन। जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो एड्रेनलिन रस होता है, आपने सुना भी होगा, तो सही आंसर क्या होगा, एड्रेनलिन। क्वेश्चन में एक बार फिर से समझा देता हूँ कि वो कौन सा ग्लैंड है जो हमको इंस्पायर करता है जब इंसान दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है या डरा हुआ होता है, या फिर जब दौड़ रहा होता है। इस तरह की सिचुएशन में जब हम टेंशन में होते हैं या फिर ज़्यादा ही उत्तेजित होते हैं किसी बात को लेकर के, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं, आपने देखा होगा खेल के वक्त में कि हम मतलब खेलते खेलते कुछ अब सब भी बोल जाते हैं या ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो बाद में बताते हैं कि उस टाइम पे हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रस कुछ ज़्यादा ही था, मतलब जोश जोश में कुछ ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं, दौड़ना, डरना,
ठीक है, इस तरह की या लड़ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारे एड्रेनलिन रस की वजह से होती है। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या ध्यान में रखेंगे, तो एड्रेनलिन के बारे में ये याद रखेंगे कि ये जो है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि आपकी किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, और यहाँ से ही आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद बात करते हैं ये आपकी बॉडी में उस टाइम क्या करता है ऐसा, तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। दैट्स वाई आप ज़्यादा ये मतलब एक्शन कर पाते हैं, इमीडिएट एक्शन कर पाते हैं। ये आपकी बॉडी के हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। इसको हम इसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये दो टर्म्स भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चंस पे आपके आ सकते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में हम क्या याद रखेंगे, तो पहला कि ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। दूसरा, इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। चौथा, ये एड्रेनलिन ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि आपकी किडनी के ऊपर में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपके जो और भी ऑप्शंस हैं उनके ग्लैंड्स के बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड के बारे में आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, बाद में जैसे जैसे आपकी प्यूबर्टी रीच होती है, यानी आप जैसे जैसे एडल्ट होते जाते हैं, आपकी बॉडी से थाइमस ग्लैंड जो है वो खत्म हो जाता है। हालांकि इसका काम जो होता है वो एंटीबॉडी रिलीज करने का होता है। तो ये चेस्ट में होता है, आपके प्रेजेंट कहाँ पर होता है? चेस्ट में होता है, और ये जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाते हैं आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है। बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, और जो लेस आयोडीन इंटेक की वजह से क्या होता है, ये गोइटर आपके बॉडी में गोइटर नाम का डिजीज हो सकता है, जो इसमें क्या होता है कि आपकी जो थायरोक्सिन ग्लैंड जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, यानी साइज बड़ा हो जाता है। ये नेक में आपके होता है, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग के गर्दन में यहाँ पे मोटा सा फूल जाता है, तो वो क्या होता है? आपका थायराइड होता है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की उनकी बॉडी में कमी हो जाती है, जो कि लेस आयोडीन आपकी बॉडी में जा रहा है। इस वजह से आपका ये जो है ग्लैंड जो है वो एनलार्ज होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। ये गर्दन में पाया जाता है, जिसको हिंदी में घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाता है, सभी को कंट्रोल करता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। सब क्लास 9th 10th लेवल के क्वेश्चंस हैं आपके, आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, अब आप भूल गए होंगे भले ही, तो आप इनको रिवीजन के लिए आपके अच्छे नोट्स ये बन जाएंगे आपको, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं कि जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में हो, जब हमको इमीडिएट कुछ एक्ट करना पड़ता है, जैसे तेज दौड़ना हो, लड़ना हो, डर का सिचुएशन हो, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, उस टाइम पे हमारे बॉडी में कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, तो एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर इज फाइंड बाय यूजिंग। मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वायर के अराउंड, वो हम किस रूल के अकॉर्डिंग पता कर पाते हैं? तो सही आंसर इसका होगा राइट हैंड थंब रूल। क्या आंसर होगा? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ए और बी आपको दिख रहा होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इनका इस्तेमाल भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में। इस्तेमाल होता क्यों है? तो होता वही है डायरेक्शन पता करने के लिए। आप इसके याद कर सकते हैं। ट्रिक आपका क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले आपका थंब आता है, और फिर उसके बाद इधर फिंगर आते हैं, दो फिंगर्स आते हैं। जो थंब है आपका, वो किसको डिनोट करता है? मोशन को डिनोट करता है। थंब आपका किसको डिनोट करता है? मोशन को। जो फर्स्ट फिंगर है आपका, जो फर्स्ट फिंगर होता है आपका, वो किसको डिनोट करता है? आपका सेकंड एफ आपका जो डिनोट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और सी फॉर करंट। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, MFC यानी मदर, फादर और फिर चाइल्ड। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, इसको ट्रिक है आपका ये। ठीक है, तो जो थंब है आपका वो मैग्नेटिक उसको डिनोट करता है, मोशन को डिनोट करता है। एफ आपका मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और सी आपके करंट को डिनोट करता है। ठीक है, इसके बारे में आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। विच ऑफ दिस कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। चार चीज़ें आपको दी हुई हैं, इनमें से कौन ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? तो आप जानते होंगे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, जो ग्रीन चीज़ें होती हैं उनके अंदर में ये सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपने देखा होगा जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उनकी सेल्यूलोज में सेल वॉल होता है, ये भी आप जानते होंगे। और इससे अगर बात करें कोई नेचुरल सिंथेटिक फाइबर की, तो रेयॉन आपका बनता है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप दिमाग में ले सकते हैं। तो ह्यूमन्स के द्वारा क्या डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है? तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इन हूफ्ड एनिमल्स। ठीक है, स्टमक, एनिमल्स के स्टमक के बारे में आपने 6th-7th क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो रुमेन बोलते हैं। एनिमल्स के जो स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रुमेन। रुमेनाइजेशन भी आपने पढ़ा होगा, जो वो जुगाली करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुमेन हो जाएगा। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज नोन एज रुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम्स को बनाने में, यानी तो आप खुशबू पैदा करने में किसी चीज़ के अंदर में? तो इसमें क्या सही सही आंसर क्या होगा आपका? एस्टर होगा। सही आंसर क्या होगा? एस्टर होगा। सही आंसर एस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का
जो पूरा मिरर है उसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो डायमीटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। यहाँ पर बाकी भी टर्म्स हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे फोकस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया। इसको एक बार सही से समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताना है, जो कि उसका डायमीटर बताना है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। उससे पहले समझिए स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। इनके बारे में देखें तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं हम, क्योंकि इसके जो रेज होते हैं यहाँ पर आती हैं ऐसे, तो ऐसे टक्कर खा के ऐसे वापस चली जाती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और जो कॉनकेव मिरर होता है इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो रेज आती है ये इनसाइड की तरफ बल्ज होता है, यानी ऐसे अंदर की तरफ जो वो होता है, ठीक है। और ये जो होता है आउटसाइड की तरफ आपका बल्ज होता है, ठीक है, बाहर से निकला होता है, ठीक है। तो इसमें आप टर्म्स को आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के अंदर में आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो ये सर्कल है स्फेरिकल मिरर का, ये स्फेयर का जो सेंटर होता है ना उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या कहा मैंने? जो ये स्फेयर है आपका, इस स्फेयर के जो सेंटर होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जो आपका मिरर है, यानी इस पूरे मिरर के अंदर में, स्फेरिकल मिरर के अंदर में सब कुछ तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं होता है। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है आपका, जो कि आपका इतना हिस्सा है, कितना हिस्सा है? इतना हिस्सा। इस हिस्से का जो बीच में यहाँ पर पॉइंट आता है, सेंटर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हो, वो लाइन जो पोल और सेंटर कर्वेचर को ज्वाइन करती हो उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये तीन टर्म्स आपको याद हो गए, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो आपका ये हो गया अपर्चर हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आधा होता है इस फोकल लेंथ के, जो कि आधा होता फोकल लेंथ जिसका आधा होता है, ठीक है। ये इसका ट्वाइस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। सेम इधर भी है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ अ कॉनकेव मिरर? इनमें से किसका इस्तेमाल कॉनकेव मिरर के तौर पर, किस चीज़ में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल नहीं होता है? तो देखिए इन हेडलाइट्स, तो हेडलाइट्स में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर आपको लाइट को क्या करना है, कॉनकेव मिरर क्या होती है आपकी? डाइवर्जिंग लेंस होती है ना कॉनकेव मिरर, जिसमें आपको लाइट को ऐसे बाहर ऐसे निकालना है, बहुत स्प्रेड करना है, दूर तक स्प्रेड करना है, तो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉनकेव मिरर की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी, ठीक है। एक जगह पे मतलब लाइट को आपको स्कैटर करना है, जिसमें उसमें आपको कॉनकेव मिरर की जरूरत पड़ती है, जैसे हेडलाइट्स में हमको जरूरत पड़ती है। सेविंग मिरर्स हो गए आपकी, और टॉर्चेज हो गए, इन सभी में आपको किसका इस्तेमाल होगा? कॉनकेव मिरर का। वहीं रियर व्यू यानी पीछे का व्यू देखने के लिए जो कार्स में हेडलाइट लगी होती है उन सभी में किसका इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको छोटे से मिरर में बहुत बड़े से एरिया को देखना हो, इसको आप याद रख सकते हैं। छोटे से मिरर के अंदर में बहुत बड़े एरिया को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि साइड मिरर्स हो गए कार में, ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक मिरर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी मिरर होता है जो एटीएम वगैरह में लगे होते हैं, तो उन सभी में आपका किसका इस्तेमाल होगा? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप ध्यान में रखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर। तो देखिए फ्लावर्स के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम स्टेमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट को हम कार्पेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्पेल के नाम से जानते हैं, या नहीं तो पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम है इसके, याद रखेंगे। मेल पार्ट आपका स्टेमेन हो गया, फीमेल पार्ट आपका पिस्टिल हो गया। अब दोनों के बारे में देखेंगे। स्टेमेन के कुल दो पार्ट्स होते हैं। स्टेमेन जो होता है आपका वो ऐसा होता है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एंथर होता है, यहाँ पर ये क्या होता है? एंथर होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका फिलामेंट होता है। ये क्या होता है? फिलामेंट होता है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट में ध्यान रख सकते हैं। इसका एक और नाम होता है एंडोइसियम, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ऐसे ही पिस्टिल का भी नाम होता है गाइनोइसियम, ठीक है। ये भी आप पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, वैसे ही आप पिस्टिल जो होता है फीमेल पार्ट यानी कार्पेल, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। एक होता है स्टिग्मा जो कि ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? आपका स्टिग्मा कहलाता है। और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो स्टाइल कहलाता है, और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ओवरी कहलाता है, ठीक है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। बात करें यहाँ पर दो चीज़ें और दिख रही हैं आपको। कैलिक्स दिख रहा है, तो कैलिक्स जैसे फ्लावर का, अगर आप हिबिस्कस का अपने फ्लावर आपके दिमाग, फ्लावर का अगर डायग्राम आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि बड होता है। सबसे पहले क्या होती है? कली खिलती है जिसके ऊपर में हरे रंग का कवरिंग लगा होता है। वो हरे रंग की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं आपके सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। यही सेपल का जो ग्रुप होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका कैलिक्स बोलते हैं। सेपल का जो ग्रुप होता है ना, क्योंकि ऐसे हरे हरे एक पत्ते तो नहीं होते, चारों तरफ से घिरा होता है ना, तो ये सारे पत्तों का जो ग्रुप होता है वो हरे हरे रंग का, जो बाद में जाकर खुल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अकेले को हम सेपल बोलते हैं और इनके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते हैं। अब ये जब खुलते हैं तो इसके बाद आपके कलरफुल पार्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। आप जानते होंगे कलरफुल पार्ट्स हिबिस्कस में रेड कलर के जो कलरफुल पार्ट आने स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या
बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो यही पेटल्स का जो ग्रुप होता है इसको कोरोला बोलते हैं। पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं फ्लावर के, तो आपका कैलिक, स्टेमन और कार्पेल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस मोर एनर्जी देन अ स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़। एक जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जो होता है कंप्रेस्ड, जो चार दोनों तरफ से दबा हुआ हो, ठीक है, दोनों तरफ से दबा हुआ हो, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्प्रिंग। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है, जो रेस्ट में होता है, मतलब चार दोनों तरफ से दबा होता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिल करके मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। ये भी फैक्ट आप जानते होंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 आएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इसका फॉर्म बस चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर लो, मैकेनिकल को इसमें चेंज कर लो, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लो। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी को बस आप फॉर्म उनका चेंज कर सकते हैं, आप उनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका इसके अंदर ज़्यादा होता है। जो रेस्ट में आपकी एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मोशन में आपकी एनर्जी होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², 1/2 mv²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एन एलिमेंट विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है जो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, अगर बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करना है तो कोई मेटल के साथ ही अगर आप बेसिक फॉर्म का है, याद रखेंगे आप, वो क्या बनेगा? बेसिक बनेगा। तो कोई मेटल के साथ जब हम ऑक्सीजन को वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक मेटेलिक ऑक्साइड बनता है जो बेसिक नेचर का होता है। यहाँ से आप एक बात तो समझिए कि जो आपका आंसर होगा इनमें से वो एक मेटल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप दिए गए ऑप्शन में 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। 20 किसका? कैल्शियम का। 17 क्लोरीन का और 6 आपका कार्बन का होता है। इन सभी ऑप्शन में आपका जो मेटल है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम। तो कैल्शियम सही आंसर होगा, ये ओनली मेटल है इसलिए सही आंसर होगा, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड बनना है। और बेसिक ऑक्साइड कब बनता है? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। तो मेटल इसमें से सिर्फ कैल्शियम है, तो सही आंसर आपका ये होगा। फिर यही मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जो कि वो भी बेसिक नेचर का ही होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर कैल्शियम है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड में फिर जब वाटर मिक्स होता है आपका, नहीं रिएक्ट होता है, तो फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लाइटेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर में जो सबसे हल्का मेटल है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका हाइड्रोजन होगा। सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मेटल ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्वेश्चन ध्यान में समझेंगे आप। फ्लूइड यानी लिक्विड, लिक्विड नॉन मेटालिक एलिमेंट आपका कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, और मेटालिक में अगर बात करें लिक्विड नेचर में कौन होता है? तो मरकरी होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, मरकरी जो होता है वो फ्लूइड मेटल होता है। फ्लूइड नॉन मेटल की बात करें तो क्या होगा? आपका ब्रोमीन होगा। ठीक है, और आपका जो देखिए लिथियम है ये लाइटेस्ट मेटल है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, लाइटेस्ट मेटल की बात करें तो क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? लिथियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टिव नॉन मेटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उनमें ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन नॉन मेटल कंडक्टिव ये एक्सेप्शन है। ये कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और एल्यूमिनियम या नन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सही आंसर इसका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C3 इसका फॉर्मूला होता है। ग्रेफाइट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपका जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद गोल्ड की बात करें तो ये मोस्ट मिलिएबल है। आप जानते होंगे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी इलोंगेटेड अप टू 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मिलिएबल होता है, यानी इसको आप हैमर करके और बहुत दूर तक इलोंगेट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो मोस्ट अवेलेबल मेटल, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अवेलेबल मेटल कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो गया। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरीके से हमने देखे 15 क्वेश्चन और इनसे बनने वाले पेरिफेरल क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस आपके ध्यान में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस थे, आप इनके नोट्स बना ले। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ, और थैंक यू सो मच।